नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज से हम एक नया एपिसोड आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का आप एक एक शब्द सुनना। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए उनको 1 साल होने को है। विधानसभा चुनाव को भी 7.5 महीने हो गए हैं। लिहाजा हम एक नई कड़ी आज से शुरू कर रहे हैं कि जिन जिन सीटों पर जो जो पार्टी हारी है, अगर वो जिस प्रत्याशी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा उसकी जगह किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारते तो परिणाम कुछ और ही होता। पार्टी को जीत भी मिल जाती, क्योंकि पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस जहां हारी वहां प्रत्याशियों की कमी एक बहुत बड़ा कारण रही। खुद जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, कमजोर प्रत्याशी। बीजेपी जहां हारी वहां भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि प्रत्याशी में उतना दमखम नहीं था। इसी तरह से इनेलो हो, जेजेपी हो या आम आदमी पार्टी, उन तीनों पार्टियों का हालांकि बहुत ज्यादा प्रदेश में रुक्का रोड़ा विधानसभा के चुनाव और लोकसभा में नहीं था। मुख्य मुकाबला 2 ही पार्टियों में था। हम इन वीडियोज में चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों, 90 की 90 विधानसभा सीटों कि किस विधानसभा क्षेत्र से अगर फला प्रत्याशी चुनावी मैदान में होता तो पार्टी चुनाव जीत जाती, ताकि भविष्य में पार्टी उसमें सुधार कर ले और जब अगला चुनाव हो तो पार्टी सोच विचार करके जिताऊ प्रत्याशी पर दांव खेले। आज के इस वीडियो में हम जिस प्रत्याशी का जिक्र आपके बीच में करेंगे, जिस लोकसभा क्षेत्र का जिक्र हम आपके बीच में करेंगे, उस लोकसभा क्षेत्र में अगर पार्टी इन प्रत्याशियों में से दांव लगाती जिनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम कुछ और ही होता। वीडियो को आगे विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप जरूर कर दें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जो बात बता रहा हूं, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र से जिसने देश की राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को बड़े बड़े नेता दिए। नाम है करनाल लोकसभा क्षेत्र। करनाल लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल की प्रदेश के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। यहां से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा दिव्यांशु बुधिराजा को, जो 2,32,000 वोटों से चुनाव लगभग हारे। आज हम विश्लेषण करेंगे कि अगर दिव्यांशु बुधिराजा की जगह कांग्रेस किसी अन्य नेता पर दांव खेलती तो यहां चुनावी परिणाम पलट सकता था, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरह का मैसेज था कि मनोहर लाल खट्टर, अगर कांग्रेस ने कोई मजबूत प्रत्याशी उतार दिया, कोई हल्के का मजबूत प्रत्याशी उतार दिया तो चुनाव हार सकते हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र में भी जगह जगह इस चीज की चर्चा थी कि अगर कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी उतार दिया तो मनोहर लाल खट्टर चुनाव हारेंगे। उसके पीछे कई कारण थे। एक बहुत बड़ा कारण तो यह था
कि ये जो करनाल और पानीपत का जो ये इलाका है, पहले मैं आपको बता दूं कि करनाल में 5 विधानसभा सीटें करनाल जिले की आती हैं, जिसमें करनाल है, नीलोखेड़ी है, इंद्री है, अशंद है, घरौंडा है, और 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं पानीपत जिले के, पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, स्मालखा और इसराना। ये जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें 2 जिले हैं करनाल और पानीपत, इनमें किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा असर रहा। यहां किसान आंदोलन चरम पर रहा और उसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होता अगर कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारते। हमने काफी अध्ययन किया, 1 साल बीतने जा रहा है लोकसभा के चुनाव को, और जो कंक्लूजन निकल करके आया वो यही निकला कि अगर कांग्रेस यहां से किसी हल्के के मजबूत चेहरे को चुनाव मैदान में उतारती और नए चेहरे को उतारती तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होता। 2 नामों पर हमने विशेष निगाहें हमारी रही। एक नाम वीरेंद्र सिंह राठौड़, जो भले ही विधानसभा के 4 चुनाव हार गए हैं, विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग समीकरण बनते हैं, लेकिन लोकसभा में अगर उनको टिकट मिलती तो राजपूत समाज जो हरियाणा का है वो बड़े स्तर पर कांग्रेस के साथ लगता, जिसका ना केवल करनाल बल्कि पूरे प्रदेश में फायदा होता। और दूसरा जो नाम है वो है चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह पानीपत से आते हैं और जो उनका पुराना गांव है या पुराना जो इलाका है वो अशंध है, यानी अशंध करनाल में, और वो पानीपत में वर्षों से रह रहे हैं। तो इसका मतलब करनाल और पानीपत के लोकल कैंडिडेट वो हो जाते। और मनोहर लाल खट्टर चूंकि रोहतक के हैं मूल रूप से, तो उनको बड़ी दिक्कतें आती। चरणजीत सिंह जट सिख हैं, और अगर जट सिख को टिकट मिलती तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाता और उसका फायदा कांग्रेस को ना केवल करनाल में बल्कि हरियाणा प्रदेश में होता। वीरेंद्र सिंह राठौड़ एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव, सह प्रभारी भी रहे हैं अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों के, बड़ा नाम है इस इलाके का। और जो चरणजीत सिंह है वो युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की एक पौध है। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि चरणजीत सिंह कौन है। अगर इन चरणजीत सिंह पर दांव पार्टी लगाती तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में बेहतर परिणाम होता। विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जिस चरणजीत सिंह का लोग जिक्र कर रहे हैं वो चरणजीत सिंह कौन है। चरणजीत सिंह, जैसा मैंने आपको बताया कि मूल रूप से जो उनका पैतृक निवास स्थान है उनके परिवार का वो अशंध है और वर्षों से वो पानीपत में रहते हैं। जट सिख हैं। जट सिख होने का मतलब यह है कि जाट और सरदार वो बंपर वोटिंग करते कांग्रेस के पक्ष में। 2001 से, यानी आज से 24 साल पहले उन्होंने राजनीति शुरू की, एनएसयूआई से राजनीति अपनी शुरू की। एनएसयूआई जो कांग्रेस का एक छात्र संगठन है, एनएसयूआई से होते हुए वो युवा कांग्रेस में आए। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस और कपिल सिब्बल, इनके साथ उनके अच्छे संबंध रहे। ये तीनों कांग्रेस के जो थिंक टैंक जिसको बोलते हैं उसमें ये शामिल हैं। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो चरणजीत सिंह 2002 से और 2004 तक एनएसयूआई के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। 2004 से 2006 तक युवा कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव रहे, यानी वो एनएसयूआई से फिर युवा कांग्रेस में आ गए। 2007 से और 2010 तक वो प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे युवा कांग्रेस में। 2010 से 2012 तक जब राहुल गांधी ने, बहुत नोट करने वाली बात है, जब राहुल गांधी ने पूरे देश में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के चुनाव वोटिंग सिस्टम से करवाने का फैसला किया, तब पहली मर्तबा चरणजीत सिंह करनाल लोकसभा में युवा के महासचिव बने। 2012 से 2014 तक वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री में सदस्य बने। 2012 से 2014 तक वो कृषि कल्याण, किसान कल्याण मंत्रालय में सदस्य रहे। सिख यूथ ब्रिगेड के वो उपाध्यक्ष रहे और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यक विभाग है, उसके वो उपाध्यक्ष रहे प्रदेश के। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के करनाल लोकसभा के ऑब्जर्वर रहे और 2024 में उनको पूरे हरियाणा प्रदेश का स्टेट कन्वीनर बनाया गया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सोशल मीडिया का।
भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की पूरे देश में नहीं दुनिया में चर्चित रही, उसमें उन्होंने कन्याकुमारी से और कश्मीर तक बड़े स्तर पर भाग लिया। राहुल गांधी ने एक अभियान चलाया, हाथ से हाथ जोड़ो, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। उस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया और लोकसभा क्षेत्र के बहुत से गांव में जाकर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार और प्रसार करने का काम चरणजीत सिंह ने किया। अगर चरणजीत सिंह के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो वो सन 2014 से ही करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। लगातार वो 2014 में उन्होंने तैयारी की, 2019 में वो मजबूत दावेदार के तौर पर उभरे और 2024 में जिन नेताओं ने लोकसभा की टिकट के लिए आवेदन किया उनमें चरणजीत सिंह शामिल थे। और एक बड़ा चेहरा इस इलाके का होने की वजह से, मजबूत चेहरा होने की वजह से वो कांग्रेस पार्टी की टिकट के प्रबलतम दावेदारों में शामिल रहे। अगर बात करें चरणजीत सिंह की तो चरणजीत सिंह एक कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं और वो पूरे उत्तर भारत के पोल्ट्री एसोसिएशन के प्रधान हैं जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो पूरा करनाल का इलाका है, करनाल है, पानीपत है, जींद का एरिया भी इसके साथ अगर हम इंक्लूड कर दें, इसमें पोल्ट्री का काम करने वाले बहुत लोग हैं और पोल्ट्री का काम करने वाले बहुत नेता यहां से विधायक भी बने हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए हैं। अगर चरणजीत सिंह को कांग्रेस टिकट दे देती तो निश्चित रूप से वो भी राजनीति में बहुत ऊंचाइयों को छू लेते। अगर उनकी कुछ एक खासियतों की बात करें तो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों से जितने प्रत्याशी टाइप के जो दावेदार कांग्रेस के थे विधानसभा के चुनाव में, उनके साथ उनकी एक अच्छी खासी ट्यूनिंग थी। वो सबको साथ लेकर के चलने वाले नेताओं में इस इलाके में हैं और बड़े मृदुभाषी हैं, युवा हैं, कारोबारी होने के नाते उनकी जो है कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है उसके अलावा भी जो शहरी वोटर है, शहरी जो तबका है, उसमें भी उनकी अपनी एक खास पैठ है जिसका कांग्रेस को फायदा मिल सकता था। अगर बात करें दिव्यांशु बुधिराजा की, दिव्यांशु बुधिराजा बाहरी प्रत्याशी रहे, गोहाना से हैं मूल रूप से। इस इलाके में उनका कोई प्रभाव नहीं था, उससे पहले उनकी कोई तैयारी भी नहीं थी, एकदम से पैराशूट से वो कैंडिडेट आए। और दिव्यांशु बुधिराजा खुद तो चुनाव हारे 2,32,000 के आसपास से, लेकिन उनको टिकट देने से कांग्रेस को सबसे मोटा नुकसान विधानसभा के चुनाव में हुआ जब कांग्रेस 9 की 9 सीटें हार गई इस लोकसभा की। यानी जिस पानीपत की, समालखा और इसराना पिछली बार जीते हुए थे वहां भी चुनाव हार गई और कई सीटें तो बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस हारी। वरना तो लग ये रहा था कि कांग्रेस 9 में से अच्छी खासी 4-5 सीटों पर अच्छी खासी टक्कर दे सकती थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में दिव्यांशु बुधिराजा को उतार करके एक कमजोर प्रत्याशी, एक भारी प्रत्याशी कांग्रेस ने जो उतारा, जिसकी वजह से कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान ना केवल लोकसभा के चुनाव में हुआ बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी हुआ। अगर चरणजीत सिंह को टिकट दी जाती तो चरणजीत सिंह एक तो पक्के कांग्रेसी हैं, 2001 से लगातार 24 साल से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं, कभी पार्टी नहीं बदली और राहुल गांधी जैसे आदेश करते हैं कांग्रेस जनों के लिए उनको वो निभाने का काम करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर वो काम कर रहे हैं और वर्षों से वो काम कर रहे हैं। अब जब लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव बीत गया, आगे कांग्रेस को क्या करना चाहिए? उसमें जो चीजें निकल करके आई वो ये है कि अब चरणजीत सिंह जैसे जो युवा हैं, जो एनर्जेटिक हैं, जो कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और राहुल गांधी की जो एक सोच है कि नए युवाओं को आगे बढ़ाएं, नए युवाओं को मौका दें, उनमें चरणजीत सिंह शामिल हैं। चरणजीत सिंह को पार्टी को विशेष जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनकी विशेष जिम्मेदारी लगा करके और उनसे ना केवल इस करनाल पार्लियामेंट में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। चरणजीत सिंह जैसे युवाओं को जब कांग्रेस आगे बढ़ाएगी तो उससे पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा, लोग जुड़ेंगे कांग्रेस से। जट सिख हैं चरणजीत सिंह और जट सिख को अगर पार्टी टिकट देती तो एक अच्छा मैसेज जाता। हमने जो उनके बारे में एक सूचना और जो एकत्रित की वो ये है कि पंजाब के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो बहुत प्रतिष्ठित नेता रहे हैं, उनके परिवार के साथ भी उनके नजदीकी पारिवारिक संबंध हैं। और करनाल एक ऐसी सीट है जिसमें कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। 2014 में हारी, अरविंद शर्मा जो सिटिंग सांसद थे उनको टिकट दी और उनको अश्विनी
मिन्ना ने चुनाव हरा दिया, जो बिल्कुल नए थे यहां। 2019 में कुलदीप शर्मा को टिकट दी, जो पूर्व स्पीकर रहे हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके पिता पंडित चिरंजी लाल शर्मा कई बार सांसद रहे, बड़े नेता थे इस इलाके के। वो बुरी तरह से हारे, उनको संजय भाटिया ने 6 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। और अब हैट्रिक लगवा दी दिव्यांशु बुधिराजा ने, वो 2,32,000 के आसपास वोटों से हारे। अब अगर कांग्रेस को अगले चुनाव में यहां अपनी हार का चौका बढ़ने से रोकना है और विधानसभा के चुनाव में भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो पार्टी को चरणजीत सिंह जैसे युवाओं को मौका देना होगा, पार्टी को उनको आगे बढ़ाना होगा। राहुल गांधी की जो एक सोच है कि नए युवा राजनीति में आए, उनमें चरणजीत सिंह शामिल है। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है, आप क्या मानते हैं? क्या अगर पार्टी चरणजीत सिंह को यहां से टिकट देती तो चुनाव जीत जाते? अगर पार्टी यहां से वीरेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट देती तो क्या चुनावी परिणाम रहता? अगर पार्टी दो के इतर कौन सा और ऐसा नेता आपकी नजर में है जिसको अगर पार्टी टिकट दे देती तो कांग्रेस ये सीट जीत जाती, उसकी हार की हैट्रिक ना बढ़ती? एक तो आप सब दर्शक ये कमेंट करें। दूसरा, आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि राहुल गांधी को खानदानी राजनेताओं की बजाय नए लोगों को आगे लाने का जो उन्होंने फैसला किया है, उसको आप कैसा मानते हैं? क्या वो फैसला सही है? तीसरा, आप दर्शक जो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं, आप ये कमेंट करें कि आपके विधानसभा क्षेत्र में चाहे कांग्रेस हारी हो, चाहे बीजेपी हारी हो, जेजेपी, इनेलो या आम आदमी, कोई भी पार्टी, वो अगर फला नेता को टिकट देती, आप उस नेता का नाम लिखें कि उस नेता को अगर पार्टी टिकट देती तो वो यहां से चुनाव जीत सकता था। जरूर कमेंट करें। हम हरियाणा प्रदेश की तमाम 90 की 90 विधानसभा सीटों और 10 के 10 लोकसभा सीटों की एक एक राजनीतिक गतिविधि से आपको रूबरू करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर पार्टी इस नेता की बजाय उस नेता को टिकट दे देती तो परिणाम अलग होता। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।